नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शशि कुमार सिंह अपने ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स में आवेश के गुण धर्म। तीसरा पॉइंट है गुण स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉनों विघटित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रॉनो कण का उत्पन्न करता है। इस घटना में भी कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो एक स्वतंत्र अवस्था है और वहाँ पर न्यूट्रॉन का विघटन होता है, तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रॉनों का उत्पन्न करता है और इस घटना में कुल आवेश जो रहेगा वो संरक्षित रहता है। यहाँ पर इक्वेशन समीकरण दिया गया है n0 आवेश शून्य। तो ये P प्रोटॉन और E इलेक्ट्रॉन में चार्ज हुआ, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और एंटी न्यूट्रिनो उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं है। तो प्लस ई माइनस ई इक्वल टू 0। अगला है आवेश वेग के साथ अपवर्तित रहता है। आवेश जो है वेग के साथ अपवर्तित रहता है, अर्थात Q डेल्टा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियत रहता है। आवेश वेग के फलन के रूप में नियत होता है। जो आवेश है वेग का जो फलन होगा, फंक्शन जिसको कहते हैं, के रूप में नियत कांस्टेंट होता है। यदि किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में q आवेश उपस्थित है तब उस वस्तु पर गतिशील अवस्था में भी q आवेश ही उपस्थित रहेगा। यानी यदि किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था यानी कोई वस्तु है और वो वस्तु स्थिर अवस्था में है, तब स्थिर अवस्था में है यानी रुकी हुई है, तो वहाँ पर q आवेश उपस्थित होगा। और जब वो वस्तु गतिशील हो जाएगी यानी उसको गति करने लगेगी, तब भी उस पर q आवेश ही उपस्थित रहेगा। कारण इसका अर्थ है कि आवेश यानी वस्तु चाहे स्थिर हो या गतिमान हो, दोनों अवस्थाओं में आवेश बराबर होता है। यानी वस्तु गतिमान होगी या स्थिर अवस्था में होगी, दोनों अवस्थाओं में भी आवेश इक्वल होता है। प्रॉपर्टी 4 में चलेंगे। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश, अगर आवेश स्थिर है तो वहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। यानी एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो जहाँ पर आवेश स्थिर होता है यानी रुका हुआ होता है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक, एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और एक नियत वेग यानी एक समान चाल से, नियत चाल से गतिशील आवेश यानी उसकी चाल कम ज़्यादा ना हो, इक्वल चाल में चल रहा हो आवेश, तो वहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक त्वरित यानी एक त्वरण जहाँ पर उत्पन्न होता है, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ है एक त्वरित यानी त्वरण, जहाँ पर त्वरित आवेश होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश होगा तो वहाँ पर 3 प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा। तो तीनों अलग अलग हैं। एक स्थिर आवेश, जहाँ पर आवेश स्थिर होता है वहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जहाँ पर नियत वेग यानी चलता है एक समान चाल से, तो वहाँ पर गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहला जो है पहले का है, जब स्थिर आवेश है यानी आवेश कैसा है, स्थिर, तो वहाँ पर Q आवेश यानी स्थिर, तो V वहाँ पर वेग क्या होगा, 0 यानी V इक्वल टू 0। जब V 0 होगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। फिर Q
आवेश गति है, नियत काल तो v वहाँ पर कांस्टेंट होगा। आगे चलते हैं 6 पॉइंट पे, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है। यानी जहाँ इक्वल प्रकृति होगी, समान आवेश होंगे, वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, और जहाँ पर विपरीत आवेश होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण कार्य करता है। जैसे अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण और प्लस माइनस होगा तो वहाँ पर आकर्षण। ठीक, यह है बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है, और ये किसके नियम के द्वारा? कूलाम के नियम द्वारा। आगे है कूलाम का नियम। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य, दो आवेशित कण होंगे, प्लस प्लस भी होता है, प्लस माइनस भी होता है, यानी दो आवेशित कण होंगे, उनके मध्य जो बल होगा उसका बल का मान जो निकलेगा वो हम कूलाम के नियम के द्वारा देते हैं। इनका कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, यानी दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, आवेशों के परिमाण, यानी जो उसमें आवेश होगा उनके परिमाण के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल। मान लीजिए एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती। कौन? जो उनके दोनों के बीच बल लग रहा है, यानी F प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती Q1 Q2, तथा उनकी बीच की दूरी जो होगी R, उनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब दोनों F के हैं तो वहाँ पर हम कंबाइंड करेंगे F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो F = C क्या है? कूलाम, C Q1 Q2/r²। ये हो गया कूलाम के नियम से, जहाँ C कूलाम नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है कि वहाँ पर माध्यम कैसा है, निर्वात है कि जल है कि वायु है कि कांच है। जैसा माध्यम होगा वहाँ पर उसका C का मान वैसा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। किसी माध्यम, अब माध्यम वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर से कांच है, जल, वायु, निर्वात भी हो सकता है। तो माध्यम का जो गुण होगा जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य बल को प्रभावित करता है, यानी जब दो आवेश रखे होंगे तो वो किसका निर्भर करेगा? माध्यम पर। और माध्यम का वह गुण जो माध्यम में गुण पाया जाएगा वही उन आवेशों के मध्य बल को प्रभावित करता है, यानी बल को इफेक्ट डालेगा। उसी इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। जैसे जब पृथ्वी और पहिए के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है तो वहाँ जैसा रास्ता होता है उसी तरह घर्षण कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे नोट्स, आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए। आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलता रहेगा, बस आप लोग उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक, धन्यवाद।
आप रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, घर पे रहें और पढ़ते